नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com का विशेष कार्यक्रम बात पते की और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। दिसंबर 2025 में बांग्लादेश एक बार फिर हिंसा की आग में घिर चुका है। 12 दिसंबर को छात्र नेता और इनकलाब प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी पर हमला हुआ और 18 दिसंबर को उनकी मौत हो गई। इसके बाद ढाका समेत कई शहरों में प्रदर्शन भड़क उठे। प्रथम आलो और डेली स्टार जैसे प्रमुख अखबारों के दफ्तरों पर हमला, आगजनी और अल्पसंख्यक समुदायों खासकर हिंदुओं पर टारगेटेड अटैक की खबरें आई। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जैसे अल जजीरा और रॉयटर्स ने इसे राजनीतिक अस्थिरता और भीड़ हिंसा बताई है और अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने इसे मॉब वायलेंस करार दिया और शांति की अपील भी की। लेकिन अब भारतीय मीडिया और इंटेलिजेंस सूत्रों से बड़ा खुलासा हो रहा है। मुंबई में 26/11 हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद बांग्लादेश को भारत के खिलाफ नया लॉन्च पैड बनाने की कोशिश कर रहा है। इस तरह की रिपोर्ट्स अब सामने आ रही हैं। वहीं अक्टूबर 2025 में पाकिस्तान के खैरपुर तमीवाली में लश्कर कमांडर सैफुल्ला सैफ ने एक रैली में खुलेआम कहा था कि हाफिज सईद चुप नहीं बैठा है, वो बांग्लादेश के रास्ते भारत पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। और सैफ ने दावा भी किया कि लश्कर के ऑपरेटिव पहले से बांग्लादेश में सक्रिय हैं और स्थानीय युवाओं को जिहाद के नाम पर ट्रेनिंग दी जा रही है। अब हाफिज सईद के करीबी जो उनके करीबी बताए जा रहे हैं वो इब्तिसाम इरहाली हैं। उन्होंने कहा है कि 2025 में बांग्लादेश का दौरा किया है उन्होंने और सीमावर्ती इलाकों में भड़काऊ भाषण भी दिए हैं। और इसी के चलते अब मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी आईएसआई और लश्कर बांग्लादेश की अस्थिरता का फायदा उठाकर अपना नेटवर्क फैला रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि इस हिंसा के पीछे आखिर है कौन। और कुछ लोग अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस पर आरोप लगा रहे हैं कि वो कट्टरपंथियों को रोकने में नाकाम है और अल्पसंख्यकों यानी कि हिंदुओं की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। और हादी की मौत पर उन्होंने तुरंत शोक जता दिया, लेकिन दीपू की हत्या पर उन्होंने सिर्फ निंदा की है, कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। ऐसे में सवाल है कि क्या यह चुनाव टालने की साजिश है। और सवाल तो यह भी है कि क्या हादी की हत्या में पुरानी राजनीतिक दुश्मनी या विदेशी हाथ का शक है। इसके अलावा क्या बांग्लादेश में नई लोकतंत्र की उम्मीदों के बीच फिर से सांप्रदायिक आग में वो अब झुलस जाएगा। और सवाल तो ये भी है, क्या ये अंधा गुस्सा है या ये सुनियोजित साजिश है या अस्थिरता है। इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ अतिथि जुड़ चुके हैं। संदीप चौधरी जी, बहुत स्वागत है आपका। संदीप जी, पहला सवाल तो मेरा आपसे यही होगा कि क्या बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की लीचिंग और हिंदुओं पर हमले, क्या इन सब के पीछे क्या पाकिस्तानी साजिश है या लश्कर तैयबा का इससे कोई सीधा संबंध बताया जा रहा है? क्योंकि अभी तक जो दावे हो रहे हैं उसमें सामने यही आ रहा है। देखिए कोमल, लश्कर तैयबा हो, चाहे हाफिज सईद हो या अजहर मसूद हो या दूसरे ऐसे संगठन जो हमेशा आतंकवाद का सपोर्ट करते हैं और आतंकवाद को फैलाने का काम करते हैं, आतंकवादियों को ट्रेनिंग देते हैं और इस तरीके के कैंप चलाते हैं, तो हिंदुस्तान हमेशा से ही उनके निशाने पर रहा है। चाहे हिंदुत्व को लेकर हो, चाहे मंदिर को लेकर के हो, चाहे जम्मू कश्मीर को लेकर के हो, कई ऐसी चीजें हैं जिन पर जो मुस्लिम कट्टरपंथ है वो हिंदुस्तान पर हावी होने की कोशिश करता है, हिंदुस्तान को जख्म देने की कोशिश करता है। और आप देखेंगे दुनिया के ऐसे तमाम देश जब जब वो कमजोर हुए हैं, वहां का शासन कमजोर हुआ है या तोड़फाड़ हुआ है, तो ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे जो संगठन होते हैं, वो वहां पर पैर पसारने लगते हैं। जो देश को बांटने वाली ताकतें होती है उनको भी ऐसे लोगों की जरूरत होती है, उनको हथियारों की जरूरत होती है। चाहे पाकिस्तान का मामला देख लीजिए, सबसे मुफीद जगह है आतंकवादियों के लिए। अफगानिस्तान देख लीजिए, सबसे मुफीद जगह है आतंकवादियों के लिए। इराक देख लीजिए, सीरिया देख लीजिए, लीबिया देख लीजिए। मैं तमाम ऐसे देशों के नाम आपको बता सकता हूं। जब जब वो देश कमजोर हुए, वहां पर आतंकवाद ने पैर पसारे और ऐसे लोगों ने अपनी जड़ें जमाई वहां पर। आज की तारीख में ये किसी से छुपा नहीं है जिस तरीके के हालात बांग्लादेश में हैं। बांग्लादेश एक मुस्लिम कंट्री है, ये किसी से छुपा नहीं है। हिंदुस्तान का पारंपरिक दुश्मन पाकिस्तान रहा है। पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पर कहीं ना कहीं अपनी इमेज को बचाने की कोशिश करता है कि आतंकवाद हमारे यहाँ से नहीं होता है। इसीलिए आपको याद होगा कभी नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान में एंट्री लेने की कोशिश होती है,
कभी भूटान के रास्ते एंट्री लेने की कोशिश होती है और कभी बांग्लादेश के रास्ते, कभी समुद्र के रास्ते आतंकवादी हिंदुस्तान में घुसने की कोशिश करते हैं। तो आज की तारीख में जो बांग्लादेश की हालत है और जिस तरीके से वहां पे अंतरिम सरकार है, मोहम्मद यूनुस वहां के प्रधानमंत्री बने हुए हैं या कहिए कर्ता धर्ता बने हुए हैं और वो गद्दी पर बने रहना चाहते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं बांग्लादेश को अस्थिर ये लोग रखना चाहते हैं और जब अस्थिर रखना चाहते हैं तो ऐसी ताकतें अपने आप फन उठाने लगती हैं और वो कहीं ना कहीं हिंदुओं को टारगेट करके, हिंदुस्तान को टारगेट करके, क्योंकि हमने उनकी प्रधानमंत्री को शरण भी दी, ये हमने एक बड़ा काम किया। उसके बाद उनको ये लगता है, अपने लोगों में ये मैसेज देना चाहते हैं कि जैसे हिंदू या हिंदुस्तान हमारे लिए या इस्लाम के लिए या इस्लामिक ताकतों के लिए या इस्लामिक राष्ट्र के लिए हमेशा से खतरा है, खतरा थे और खतरा रहेंगे। तो चाहे हमारे मंदिर हो, चाहे हिंदू बहन बेटी भाई बहन हो, हमेशा से इन लोगों के निशाने पर रहते हैं। उनकी जान लेने में इनको कोई परहेज नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात कोमल मैं आपको बताऊं जिससे बड़ा दुख है, राजनीति के चक्कर में कई हमारे देश की ऐसे राजनीतिक लोग हैं, ऐसे राजनीतिक दल हैं जो ऐसे लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपोर्ट करते हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, उनकी भाषा में बात करते हैं। बिल्कुल संदीप जी, यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है और वो मानता है कि बांग्लादेश के अंतरिम सरकार यानी कि मोहम्मद यूनुस हिंदुओं की रक्षा करने में नाकाम है। तो ऐसे में सवाल है कि क्या भारत को भी राजनयिक या अन्य स्तर पर यह कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इस्लामिक कट्टरपंथ का जो हम रुख है वो साफ दिख रहे हैं कि वो कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। देखिए कोमल, इस्लामिक कट्टरता खतरनाक है, न केवल हिंदुस्तान के लिए बल्कि इस्लामिक लोगों के भी लिए। जितने राष्ट्र हैं आप देखिए, जैसे मैं सीरिया का उदाहरण दूं, इराक का उदाहरण दूं, ईरान का उदाहरण दूं, वे लोग आपस में भी जल रहे हैं, लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम तो इनके लिए बिल्कुल अलग चीज हो जाती है। हमें तो ये धर्म के आधार पर भी लड़ाई कर सकते हैं, हमारे इनकी संस्कृति के आधार पर भी लड़ाई हो सकती है, हमारे इनके पूजा पाठ की पद्धति पर भी लड़ाई हो सकती है, हमारे साथ तो मंदिर मस्जिद का झगड़ा भी हो सकता है, हमारे साथ तो पहनावे का भी झगड़ा हो सकता है, हमारे साथ तो तिलक का भी झगड़ा हो सकता है, टोपी का भी झगड़ा हो सकता है। हमारे साथ तो बहुत सारे रीजन मिल जाते हैं एक धर्म विशेष को हमारे साथ टकराने के लिए। तो हमें ये देखना पड़ेगा किस तरीके से हमें अपने राष्ट्र को सुरक्षित करना है, किस तरीके से अपने लोगों को सुरक्षित करना है। उसी तरीके से चाहे हमें पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट करना हो या अपनी सैन्य कार्रवाई करनी हो, अगर हम पाकिस्तान के साथ सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं, ऑपरेशन सिंदूर कर सकते हैं, बालाकोट कर सकते हैं, उससे पहले अटल जी के समय में आपने देखा किस तरीके से युद्ध हुआ था, और एयर स्ट्राइक हम कर सकते हैं। तो कई ऑपरेशन हमारे पास है। तो हमें चाहे सेना के आधार पर प्रेशर क्रिएट करना हो या इंटरनेशनल लेवल पर पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट करना हो, वो हमें बांग्लादेश के ऊपर क्रिएट करके रखना पड़ेगा। क्योंकि कई लोग होते हैं जो बोलचाल की भाषा नहीं समझते, वो बोली की भाषा नहीं समझते, वो केवल गोली की भाषा समझते हैं या गोले की भाषा समझते हैं। तो मुझे लगता है जो जिस भाषा में समझे उसको समझाना चाहिए। हिंदुस्तान इतना समर्थ कंट्री है, इतना बड़ा कंट्री है, हमें बड़े होने वाला वो जो हमारा रोब है, रुतबा है, फर्ज है, वो हमेशा अदा करना चाहिए अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपने बॉर्डर की सुरक्षा के लिए, अपने लोगों की सुरक्षा के लिए। बिल्कुल संदीप जी, यहाँ पे आपने ऑपरेशन सिंदूर की बात की, तो क्या हाफिज सईद बांग्लादेश को भारत के खिलाफ नए लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है क्या? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की जो दुर्गति की है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के मार के बाद वो घात लगाए भी बैठा है। देखिए कोमल, बिल क्योंकि ये तो आतंकवादी संगठन है, चाहे अजहर मसूद की बात कर लीजिए, हाफिज सईद की बात कर लीजिए, दाऊद इब्राहिम इनको हेल्प करता है, मदद करता है इस तरीके के संगठन चलाने में। नशे के कारोबार ये करते हैं, हथियारों के कारोबार ये करते हैं। और आपको याद होगा दुनिया का सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड ओसामा बिन लादेन, वो पाकिस्तान के एबटाबाद में मिला था। तो इन लोगों को तो एक मुफीद और सुरक्षित जगह चाहिए। मुझे लगता है पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश इनके लिए सबसे मुफीद और सबसे सुरक्षित जगह बन चुकी है। और चूंकि बांग्लादेश से हमारे देश में घुसना भी कहीं न कहीं आसान है,
क्योंकि इतना सटीक बॉर्डर नहीं है, कई नदियां हैं, नाले हैं और कई ऐसी जगह है जहां पर आज भी फेंसिंग नहीं है या फोर्स नहीं है। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि अवैध घुसपैठिए बांग्लादेश से हिंदुस्तान में घुसते रहते हैं। अगर आम आदमी घुस सकता है बेरोजगारी के उसमें मजदूरी करने के लिए, रिक्शा चलाने के लिए, ऑटो के लिए, तो आप समझ सकती हैं कि आतंकवादियों का घुसना तो बहुत आसान हो सकता है। उनके पास बिल्कुल। हथियार भी होते हैं, उनके पास इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं, उनके पास सैटेलाइट भी होती है, टेक्नोलॉजी भी उनके पास होती है। तो मुझे लगता है आसान है आतंकवादियों के लिए बांग्लादेश, और वहाँ कट्टरवाद बढ़ रहा है, कट्टरता बढ़ रही है। तो मुझे लगता है आतंकवादियों को वहाँ की मस्जिदों में, मदरसों में ठिकाने भी मिल सकते हैं, वो सुरक्षित खाना पीना रहना उनका हो सकता है और लॉन्चिंग पैड वो अपनी वहां पर तैयार कर सकते हैं। इस तरीके के लोगों को वो तैयार कर सकते हैं इस्लाम के नाम पर कि हिंदुस्तान हमारे लिए खतरा है और हिंदुस्तान को सबक सिखाना है या हिंदुस्तान को कमजोर करना है। बिल्कुल संदीप जी, लेकिन जो हम देखते हैं बांग्लादेश में या पश्चिम बंगाल में जिस तरह से हिंदू पर अत्याचार की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ रही है, और यहाँ पर अगर मैं विशेष तौर पर अगर बांग्लादेश की बात करूँ तो बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर जो हमले हैं वो लगातार बढ़े हैं। 2024 से 25 में भी अब तक अगर देखूँ तो 2200 से ज़्यादा मामले आ चुके हैं जो दर्ज हुए हैं। तो इन सबका कारण क्या है? ये सांप्रदायिक तनाव है या कोई राजनीतिक अस्थिरता है या कोई बाहरी उकसावा है जो बांग्लादेश की ये स्थिति हो गई है और हमारे हिंदू भाई बहन की वहां पर इस तरह की स्थिति है? देखिए कोमल जी, हिंदू हमेशा टारगेट पे रहा है जैसे मैंने बताया, और ऐसे में कई कारण हो जाते हैं। जैसे एक हमारा धार्मिक आधार पर उनको ये लगता है कि बांग्लादेश मुसलमानों की लैंड है, पाकिस्तान मुसलमानों की लैंड है, यहाँ पर सारे हक हुकूक, सारी पावर, सारी लॉज है वो हमारे लिए बने हैं, ये हमारा देश है, यहाँ की मिट्टी हमारी है, यहाँ खेती करेंगे तो हम, सांस लेंगे तो हम, मस्जिद बनाएंगे तो हम, यहाँ कोई मंदिर नहीं बन सकता, यहाँ किसी दूसरे धर्म के लोगों के लिए कोई जगह नहीं हो सकती, इनके शमशान घाट यहाँ नहीं हो सकते, यहाँ केवल कब्रिस्तान हो सकते हैं। इस तरीके की इजाजत देता है इस्लाम। तो ऐसे में दूसरे धर्म के लोगों को वहां सरवाइव करना, रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारा कल्चर बिल्कुल अलग तरीके का होता है। हमारे यहाँ बात की जाती है किस तरीके से परिवार नियोजन करना है, किस तरीके से परिवार को बढ़ने से रोकना है, किस तरीके से जनसंख्या को बढ़ने से रोकना है। इन लोगों के यहाँ पर महिलाओं को केवल बच्चे पैदा करने की मशीन समझा जाता है। इनके यहाँ जिस तरीके के हमारे यहाँ रिश्ते होते हैं, मामा का बेटा बेटी उनको कैसे देखना है, बुआ का बेटे बेटी उनको किस नजर से देखना है, अपने भाई बहन को किस नजर से देखना है, इनके यहाँ तो अपने माँ बाप के बेटे बेटी को छोड़कर सभी को एक नजर से देख सकते हैं। जो कल तक मामा की लड़की इनकी बहन होती थी, आने में वो इनकी वाइफ बन सकती है। तो इन लोगों का नजरिया, रहन सहन, कल्चर बिल्कुल हमसे डिफरेंट है। और दूसरे धर्म और जाति के लोगों को तो ये किस नजर से देखते हैं, आपने देखा ही होगा। लव जिहाद से हमारे देश में इन चीजों की परतें दर्द आए दिन खुलती रहती हैं, सामने आती रहती हैं। और किस तरीके से हिंदू लड़कियों को यौन शोषण होता है, किस तरीके से उनको ले जाकर कोठों पर बेचा जाता है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि उर्दू एक सॉफ्ट स्पोकन भाषा है, ये लोग अपने जाल में भी फंसा लेते हैं। और यहाँ तक सुनने में आ रहा है कि केरला वगैरह और कई जगह इस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है युवाओं को कि आपको हिंदू महिलाओं को किस तरीके से अपने जाल में फंसाना है। चाहे कोई पिज्जा के बहाने जाके फंसाएगा, चाहे कोई इलेक्ट्रिकल के काम करने के, पंखा लगाने के बहाने, कुछ चीजें ठीक करने के बहाने, आपके वाटर फिल्टर की सर्विस करने के बहाने, एसी की सर्विस करने के बहाने, दोस्ती करना, नंबर शेयर करना, ये वो। और कहीं ना कहीं ये लोग उन चीजों में कामयाब भी हुए हैं। बहुत सारे ऐसे केस आते हैं, आप पढ़ते होंगे, आए दिन नहीं तो हर हफ्ते, हर महीने ऐसी चीजें आती हैं कि वो लड़की को काट करके, जिससे अभी निकाह किया था या शादी की थी, उसको सूटकेस में भर दिया। कभी कहीं रोड के किनारे लड़की की लाश पड़ी मिलती है, कभी कहीं मिलती है। बाद में यही पता चलता है कि उसको पहले पता ही नहीं था कि उसका नाम तो सोनू था, फिर वो अफजाल निकल जाता है या मोहम्मद खान निकल। तो ये चीजें बहुत ज्यादा हैं, इनके यहाँ शिक्षा की कमी है। जिस तरह से अभी आप स्थिति बता रहे हैं, नहीं होगा। बिल्कुल जिस तरह से अभी स्थिति है वो बहुत ज्यादा चिंतनीय है। तो ये जो इतना सब कुछ हो रहा है, इसमें भारत की सुरक्षा के लिए बांग्लादेश की जो मौजूदा स्थिति है वो कितना बड़ा खतरा है और हमारी सरकार को इसमें क्या कदम उठाना चाहिए? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं बांग्लादेश की घटना से पूरे देश में कहीं ना कहीं प्रदर्शन हो रहे हैं। तो ऐसे में भारत की सुरक्षा के लिए ये कितना बड़ा खतरा हो सकता है? देखिए, एक तो भारत सरकार एडवाइजरी जारी करे बांग्लादेश के अंदर भी, क्योंकि वहां पर हमारा दूतावास है। आप
आपने देखा होगा अमेरिका के नागरिक दुनिया के जिस देश में भी रहते हैं, अगर कभी भी कुछ अप्स एंड डाउन्स होते हैं या आतंकवादी घटना होने का डर रहता है या हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होती भी है, ईरान की और ये इसराइल की लड़ाई हुई थी, फिलिस्तीन और इसराइल की, तो वो अपने लोगों के लिए समय समय पर एडवाइजरी जारी करते हैं कि उस क्षेत्र में ना जाएं या संगठित होकर के रहें, या किस तरीके से वो गाइड करते हैं। इसी तरीके से हिंदुस्तान को अपने लोगों को या अपने मानने वालों को, अपने जानने वालों को अवेयर भी करना पड़ेगा और हमें सख्त हिदायत भी देनी पड़ेगी यूनुस सरकार को कि अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो हिंदुस्तान एक्शन लेगा। बिल्कुल संदीप जी का आखिरी सवाल मेरा आपसे यही रहेगा, इस वक्त जो बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की जो क्रूर हत्या हुई है और अल्पसंख्यकों पर हमले हुए हैं, उसके खिलाफ विश्व हिंदू परिषद और तमाम ऐसे संगठन है जो एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया है। देश में हर जगह में प्रदर्शन की स्थिति देखने को मिल रही है, लेकिन जो बड़ी बड़ी संस्था है, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, अगर मैं यूएन की बात करूं, अभी तक चुप क्यों है इस पर? क्या ये दोहरा चरित्र जो है उनका वो क्यों है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया। जिस तरीके से हम अपने देश की बात करें, विश्व हिंदू परिषद की बात करें या मेरी आपकी आम आदमी की बात करें, हर कोई चिंतित है। कोई नहीं चाहता कि हिंदुस्तानियों के साथ या सनातन के मानने वालों के साथ कहीं पर भी इस तरीके का व्यवहार हो, इस तरीके से उनकी जान जाए या उनके ऊपर जुल्म हो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल एजेंसियां हैं, संगठन हैं, उनको एक्टिव होने की जरूरत है। लेकिन हकीकत यह है कि ये जो संगठन है भी कहीं ना कहीं अमेरिका के इशारे पर काम करते हैं, कब किस मुद्दे को उठाना है, कब किस मुद्दे को दबाना है। जिस तरीके से आपने देखा होगा हमारे देश का विपक्ष है, एक जगह एक लड़की का रेप होता है, अगर वो बीजेपी शासित राज्य नहीं है तो ये चुप रहते हैं, और बीजेपी शासित राज्य है तो उस बात को एकदम से उठाते हैं। तो आज की तारीख में अमेरिका भी ये चीजें देखता है कि हिंदुस्तान को नुकसान हो रहा है, तो वो खुश है, चीजों को दबी रहने दो। और अगर हिंदुस्तान का कहीं प्रॉफिट होता है, अगर एप्पल हिंदुस्तान में कंपनी लगाता है तो अमेरिका को लगता है कि एप्पल में क्यों, आप हिंदुस्तान में क्यों लगा रहे हो, एप्पल को अमेरिका में लगाओ। तो ये इंटरनेशनल एक राजनीति है। इंटरनेशनल लेवल पर भी हमें चीजों को देखना और हैंडल करना पड़ेगा कि हम इंटरनेशनल लेवल पर हमारी जो पॉलिसीज है, जो स्ट्रेटेजीज है, वो मजबूत हो और बांग्लादेश जैसे पर लगाई जा सके। बांग्लादेश जैसे जो देश हैं, कमजोर कंट्री हैं, हमारे पड़ोसी कंट्री हैं, मोहम्मद यूनुस जैसे लोग वहां पर चीजों को हैंडल कर रहे हैं, जो केवल एक सिस्टम में, मतलब वो चुनाव जीत कर नहीं आए हैं, वो लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है, अंतरिम सरकार वो चला रहे हैं, जुगाड़ की वो सरकार चला रहे हैं। और ऐसे लोगों के कान खींचना मुझे लगता है जरूरी है, इन पर प्रेशर क्रिएट करना जरूरी है, और ये चीजें प्यार से नहीं हो सकती, आपको दबाव बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी ज़रूरी है इन सब के लिए, और अगर यूएन ही इस पर अगर वो नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात है और एक काफ़ी चिंता का विषय है। संदीप जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा को खास बनाने के लिए बेहद शुक्रिया। बहरहाल, अब बांग्लादेश में हिंसा की आग अब अंतर्राष्ट्रीय सरहदों को भी प्रभावित करने लगी है। एक तरफ अल्पसंख्यकों यानी कि हिंदुओं की सुरक्षा पर सवाल है, तो दूसरी तरफ पड़ोसी देशों की सुरक्षा की चिंताएं भी हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ बांग्लादेश की आंतरिक अस्थिरता है या इसके पीछे कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र भी चल रहा है, क्योंकि भारत सरकार और खुफिया एजेंसी इस पर करीबी से नजर रखे हुए है और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से भी उम्मीद की जा रही है कि वो जल्द से जल्द कानून व्यवस्था को बहाल करे और अल्पसंख्यकों की रक्षा सुनिश्चित करे। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पंजाब केसरी.com। नमस्कार।